हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DPPP TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ ही हमने स्टार्ट किया था इसमें कुछ PYQs जो हमने कवर कर लिए थे, कुछ प्रैक्टिस सेट भी हमने कवर कर लिए थे, और अभी हमने इसमें स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज PYQ केमिस्ट्री पोर्शन का, जिसमें से हमने स्टेट्स ऑफ मैटर कवर कर लिया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कवर कर लिया है, और कार्बन रिंग्स कंपाउंड के क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के PYQ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉन आयरन ओर अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शंस आर चेल्कोसाइट, सिडेराइट, आयरन पायरेट्स एंड लिमोनाइट। इसमें से नॉन आयरन ओर बताना है, यानी ये बताना है कौन सा आयरन का ओर नहीं है। उसके लिए आपको ओर और मिनरल्स वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो आप जाकर देख सकते हैं थ्योरी से। मैं थ्योरी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाकर एक बार पहले थ्योरी देख लेना और उसके बाद ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो, यहाँ पर सबसे पहला हमें दिया है चेल्कोसाइट। तो जो चेल्कोसाइट होता है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। चेल्कोसाइट का फॉर्मूला होता है Cu2S, ठीक है। Cu2S जो होता है ये कॉपर का ओर होता है और इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। उसके बाद हमें दिया है सिडेराइट। सिडेराइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeCO3। तो जो हमारा सिडेराइट है वो होता है FeCO3। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पर आयरन पायरेट्स, और जो आयरन पायरेट्स है उसका फॉर्मूला होता है FeS2। तो जो आयरन पायरेट्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है FeS2। एंड द लास्ट इज लिमोनाइट। तो जो लिमोनाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है हमारा Fe2O3.3H2O। क्या होता है, Fe2O3.3H2O, ये लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है। अब देखो, हमें यहाँ पूछा है नॉन आयरन ओर। तो देखो, सिडेराइट में भी आयरन है, आयरन पायराइट में भी आयरन है, और लिमोनाइट में भी आयरन है। सिर्फ चेल्कोसाइट में ही आयरन नहीं है, ये कॉपर का ओर है। इसका मतलब ये एक नॉन आयरन ओर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ए, करेक्ट। चलो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपको करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है, कौन सा होगा। तो देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ZnO+C हीट करके, यहाँ Zn+CO है तो ये स्मेल्टिंग है। 2ZnS+3O2 हीट करके यहाँ दिया है 2ZnO या 2SO2, ये कैल्सिनेशन बोला है। ZnCO3 हीट करके दिया ZnO+CO2, रोस्टिंग है। NaCl फ्यूज्ड Na मिला प्लस हाफ Cl2, तो यह एट एनोड और एट कैथोड। हमें ये बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट, कौन सा है। यहाँ करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। अब देखो, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर NaCl फ्यूज्ड Na+Cl2। तो देखो, NaCl फ्यूज का मतलब होता है NaCl जो मेल्ट कर लिया, यानी लिक्विड। अगर NaCl लिक्विड को हम उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। ये थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो देखो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा, और ये हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये टूट जाएगा, राइट। अब क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास दो रॉड होती हैं, एक कौन सी होती है एनोड और दूसरी कौन सी होती है कैथोड, राइट। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एनोड होती है, एनोड उस पर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखो, आपको मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे हम। देखो, सबसे पहले हमें दिया है NaCl। तो NaCl जो फ्यूज्ड है, यानी उसका मोल्टन सॉल्यूशन, यानी वो लिक्विड स्टेट में, तो उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, यानी उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो क्या होगा, अपने रिस्पेक्टिव आयन में ब्रेकआउट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, राइट। अब क्या होगा, जब कभी भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर दो रॉड होती हैं कार्बन की, एक एनोड होती है और एक क्या होती है, कैथोड। तो एक हो गई एनोड और एक क्या हो गई, कैथोड। इसको मैंने यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से समझना, एनोड पर, यानी जो हमारी एनोड होती है उस पर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है कि जो हमारा एनोड होता है उस पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो, यहाँ तो Na पॉजिटिव है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट अगर मैं Cl नेगेटिव देखूँ तो इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एनोड पर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो ये Cl और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देगा, राइट। होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो Cl है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और ये 2 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही जो कैथोड होती है उस पर होता है हमेशा रिडक्शन। तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो जो भी एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जो हमारी दूसरी स्पीशीज है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, यानी Na पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन एनोड ने लूज किया उसको गेन कर लेगी और ये बना लेगी Na, राइट। तो इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है, कैथोड पर मुझे Na मिलेगा और एनोड पर मुझे Cl2 मिलेगा। पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखो मुझे क्या दिया है, एनोड पर Na दिया है, जबकि मुझे जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैथोड पर Na मिलेगा, कैथोड पर, ठीक है। और एनोड पर मुझे क्या मिलेगा, यानी ये मुझे गलत दिया है, ये एनोड पर मिलेगा, ये कैथोड पर मिलेगा। अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप याद रख लेना, जो भी आपको सॉल्व दिया है, कुछ भी दिया है, उसको आप ना तोड़ लो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। जो भी पॉजिटिव आयन है, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, जो भी पॉजिटिव आयन है वो हमेशा आपको कैथोड पर मिलने वाला है, यानी पॉजिटिव आयन वाली स्पीशीज हमें तक कैथोड पर मिलेगी और नेगेटिव वाली स्पीशीज हमेशा एनोड पर मिलेगी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें देखो यहाँ पर करेक्ट बताना है। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है ZnCO3 और ये ZnS, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया है, यहाँ दिया है कैल्सिनेशन और यहाँ दिया है रोस्टिंग, राइट। अब इसको भी ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कैल्सिनेशन, ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है रोस्टिंग। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है रोस्टिंग और दूसरा क्या याद रखना है, कैल्सिनेशन। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में ही हम जो ओर है उसको हीट करते हैं। तो जो भी हमारा ओर है उसको हमें हीट करना है, ठीक है। अब ये जो ओर है इसको लिमिटेड सप्लाई में अगर हम हीट करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में, लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ एयर में अगर हम हीट करते हैं तो वो कैल्सिनेशन होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं देना है। जबकि अगर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं ओर को, तो वो क्या होता है, रोस्टिंग होता है, ठीक है। और ये दोनों मेथड इसलिए होते हैं ताकि जो हमारा ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। तो जो भी हमारा ओर है उसको हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है इन दोनों मेथड से, उसके लिए हम ओर को हीट करते हैं। अगर हम लिमिटेड सप्लाई में या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो कैल्सिनेशन होता है, और एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं तो वो रोस्टिंग होता है। एक और चीज़ याद रखनी है, देखो C4 कैल्सिनेशन और C4 कार्बोनेट, ये जनरली कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज़ होता है, जबकि जो हमारा रोस्टिंग है वो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इससे क्या होता है, देखो हम पहले चीज़ याद रखनी है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। इसमें हम ओर को हीट करते हैं, अगर हम एब्सेंस में या फिर लिमिटेड सप्लाई में हीट करते हैं वो कैल्सिनेशन होता है, अगर हम एक्सेस सप्लाई में हीट करते हैं तो वो रोस्टिंग होता है, राइट। कैल्सिनेशन मेनली कार्बोनेट्स ओर के लिए जैसे ZnCO3 या फिर CaCO3 इस तरीके के ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए जैसे ZnS या PbS इस तरीके के जो ओर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक और फ़ायदा होता है, इससे हमारा ओर तो ऑक्साइड में कन्वर्ट ही होता है, साथ में अगर ओर में कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जो वोलाटाइल है, जो हीट करने से वेपराइज हो सकती है, तो उसके लिए भी हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर ऐसा ही दिया है, यहाँ पर देखो दिया है ZnCO3, एक तो ये कार्बोनेट ओर है, अभी मैंने बताया कार्बोनेट ओर के लिए कौन सा मेथड होता है, कैल्सिनेशन, जबकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, यहाँ पे दिया हुआ है रोस्टिंग, ये गलत हो जाता है। और वैसे भी ये देखो यहाँ पर एयर नहीं है, इसका मतलब ये एयर के एब्सेंस में हीट हो रहा है, तो ये कौन सा मेथड होता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग ये नहीं होता है। सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग होता है, यहाँ कैल्सिनेशन दिया है, ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है, इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर हम किसी भी ऑक्साइड ओर को, देखो यहाँ पर ZnO एक ऑक्साइड ओर है, अगर हम किसी भी ऑक्साइड ओर को रिडक्शन में करते हैं, यानी यहाँ से देखो ऑक्सीजन गायब हो गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी भी ऑक्साइड ओर का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन, उसमें हम कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो अगर हमने कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है तो वो क्या होता है, वो हमारा मेथड होता है स्मेल्टिंग। तो ये क्या है हमारा, ये है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग जिसमें हम कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है corrosion is a option A artificial electrochemical spontaneous oxidative deterioration of metal, option B natural non-spontaneous redox deterioration of metal, option C natural spontaneous electrochemical oxidative deterioration of metal, and option D आर्टिफिशियल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्टिव डेटोरेशन ऑफ मेटल। यहाँ हमसे पूछा है कॉरोजन क्या है, तो देखो कॉरोजन में क्या होता है, जो भी हमारा मेटल है उसका अपर सरफेस खराब हो जाता है, यानी जो भी हमारी मेटल है उसका सरफेस डिग्रेड होने लगता है, डेटोरेट होने लगता है। वो खराब क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
मॉइस्चर और वाटर, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो एयर और मॉइस्चर में रेगुलर कांटेक्ट में आने से जो हमारा मेटल है उसका अपर सरफेस खराब होने लगता है, राइट। और जब उसका अपर सरफेस खराब होने लग जाता है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है इसमें भी एनोड और कैथोड वाली रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये मैंने थ्योरी में करा रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है, यानी एक रेडॉक्स प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन, अच्छा, एयर से रिएक्शन करना मतलब O2 से रिएक्शन करना मतलब यहाँ पर जो मेटल है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जैसे आयरन है, तो आयरन क्या होता है, अगर वो रेगुलरली O2 और H2O के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, जिसे रस्ट कहते हैं। तो आयरन रस्टेड हो जाता है, उस पर रस्ट लग जाता है, और उस रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, XH2, राइट। ये कोरोजन ही है। अब ये जो आयरन है, ये इसके ऊपर जो कोरोजन है ये अपने आप होता है, हम तो करते नहीं है, इसका मतलब ये आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल फिनोमिना होता है। तो आर्टिफिशियल नहीं तो ऑप्शन ए नहीं, और ये भी नहीं होगा, तो ये नेचुरल होता है। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाती हैं या थोड़े से इनिशिएशन से हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। तो आपको याद रखना है, कोरोजन एक नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोकेमिकल और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। डेटोरेशन मतलब डिग्रेडेशन, मेटल का जो अपर सरफेस है वो खराब हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी आता है। क्लियर। नेक्स्ट, बॉक्साइट ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ऑप्शन ए फ्रॉथ फ्लोटेशन, ऑप्शन बी लीचिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखो यहाँ हमसे पूछा है कि बॉक्साइट ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो जो हमें ओर दिया है वो कौन सा ओर दिया है, बॉक्साइट ओर, राइट। तो हमें जो ओर दे रखा है वो कौन सा ओर है, बॉक्साइट ओर। और जो हमारा बॉक्साइट ओर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Al2O3.3H2, Al2O3.2H2, ये हमारे बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर पूछा है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो देखो जो जब ओर को यानी मिनरल जो अर्थ के अंदर से डिग आउट करके निकाल कर लेकर आते हैं, उस ओर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो एक तो उस हमारे पास ओर होता है और ओर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, उन इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं गैंग, ठीक है। ये जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं इनको ओर से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, जिसमें हम गैंग पार्टिकल्स को ओर से अलग करते हैं, इनको अलग करना है, इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। अलग अलग ओर्स के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। बॉक्साइट ओर के लिए जो इम्प्योरिटीज अलग करने का मेथड होता है वो होता है लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस होता है किसके लिए, बॉक्साइट ओर के लिए। ये आपको याद रखना है, लीचिंग प्रोसेस जो होती है वो बॉक्साइट ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए होती है, यानी बॉक्साइट ओर को में से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए हम लीचिंग यूज़ करते हैं। और जो बॉक्साइट ओर होता है जब उसकी लीचिंग कराते हैं तो उसमें बॉक्साइट ओर को NaOH के साथ डाइजेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 12 आवर्स के लिए, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और लीचिंग मेथड किसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज़ होता है, बॉक्साइट ओर के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी लीचिंग। एक और चीज़ आपको लीचिंग के लिए याद रखनी है, ये जो लीचिंग है एक तो ये बॉक्साइट ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, याद रखना कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर के लिए यूज़ होता है। यानी गोल्ड और सिल्वर का जो एक्सट्रैक्शन है, पूरा मेटलर्जी का जो एक्सट्रैक्शन है उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो लीचिंग होता है। तो लीचिंग गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए और बॉक्साइट ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लीचिंग को यूज़ करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ZnS, यानी जो भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उसके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ के लिए होता है, जैसे Fe2O3 इस तरह के। हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज़ होता है, जिसमें ओर हैवी होती है और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो थोड़ी हल्की होती है, जिसके कारण जब हम उसको पानी से वॉश करते हैं तो वो सरफेस पर आ जाती है और उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, राइट। ये सारे मेथड डिस्कस किए हुए हैं थ्योरी में, वो आप जाकर एक बार देख सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट हमें कहा है रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन ए Fe3O4 एंड FeOH होल ट्वाइस, ऑप्शन बी FeO एंड FeOH होल ट्वाइस, सी FeO एंड FeOH होल थ्राइस, डी Fe2O3 एंड FeOH होल थ्राइस। देखो रस्ट अभी बताया था, जो आयरन है उसका अपर सरफेस खराब हो जाता है कमिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर मतलब O2 एंड मॉइस्चर यानी H2, ठीक है। उससे अगर आयरन हमारा O2
यानी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो अपर सरफेस खराब हो जाता है और उस पर जो अपर लेयर होती है उसे कहते हैं रस्ट। यहाँ पूछा है रस्ट किसका मिक्सचर होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रस्ट होता है Fe2O3 और FeOH होल थ्राइस का मिक्सचर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट हमें कहा है आयरन ऑब्जेक्ट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉरोजन बाय कनेक्टिंग देम टू स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नीशियम वेयर। ऑप्शन ए आयरन इज द sacrificial cathode, ऑप्शन बी मैग्नीशियम इज द sacrificial cathode, ऑप्शन सी आयरन इज द sacrificial anode एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम इज द sacrificial anode। देखो आयरन को कॉरोजन से बचाने के लिए आयरन के साथ कुछ मैग्नीशियम के पीसेस को डाला जाता है, यानी आयरन को हम मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो उस वक्त बताना है ये जो मैग्नीशियम है वो आयरन कैथोड का काम करती है या एनोड का काम करती है। तो देखो आपको याद रखना है, अगर हम आयरन को मैग्नीशियम या जिंक या किसी भी ऐसी मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं जो उसको कॉरोजन से बचा सके, वो जो मेटल होती है वो एनोड का काम करती है। एनोड का मतलब इस मेटल पे होगा ऑक्सीडेशन। अगर इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पहले इसी का सरफेस खराब होगा और हमारा जो आयरन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी। ऐसा ही अगर जिंक के साथ भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है जिंक उस केस में एनोड का काम करेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो एनोड का काम करेगा और सैक्रिफिशियल इसलिए लिखा है क्योंकि आयरन को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर देता है, इसीलिए ये सैक्रिफिशियल एनोड होता है, राइट। चलो नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ द ओर सल्फेराइट इज ऑप्शन ए ZnO, ऑप्शन बी ZnCO3, ऑप्शन सी ZnCl2 एंड ऑप्शन डी ZnS। यहाँ पूछा है सल्फेराइट ओर का फॉर्मूला क्या है, तो देखो जो सल्फेराइट होता है उसका फॉर्मूला होता है ZnS। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आएगा, वो आएगा डी ZnS। क्लियर। चलो नेक्स्ट, द मेथड नॉट यूज टू प्रिवेंट कॉरोजन ऑफ मेटल्स इज ऑप्शन ए बैरियर प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी अलॉइंग विद सुटेबल मेटल, ऑप्शन सी कोटिंग विद फिनोल एंड ऑप्शन डी कोटिंग विद बिसफिनोल। यहाँ पूछा है कि कौन सा मेथड कॉरोजन ऑफ मेटल्स के प्रिवेंशन में यूज़ नहीं किया जाता। कॉरोजन अभी बताया था कि मेटल जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो अपर सरफेस है वो ख़राब हो जाता है। तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, उनका कॉरोजन होने से बचाने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पूछा है कौन सा मेथड नहीं यूज़ किया जाता प्रिवेंशन में। पहला है बैरियर प्रोटेक्शन, ये यूज़ किया जाता है। बैरियर प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, जो आयरन है उसके ऊपर, जो भी मेटल है जैसे आयरन ही है उसके ऊपर पेंट कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, इस तरीके का कुछ यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। उसके बाद लिखा है अलॉइंग विद सुटेबल मेटल, वो अभी अभी हमने देखा था। अलॉइंग जैसे मैग्नीशियम उसके साथ मिला देते हैं, जैसे मैग्नीशियम पर रिएक्शन होने लग जाती है, जिंक उसके साथ मिला देते हैं। जिंक अगर हम आयरन में यूज़ करते हैं उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस मेथड को अलॉइंग विद सुटेबल मेटल, इसको भी यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो या कोटिंग विद बिसफिनोल, इसको भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आयरन है उसके ऊपर बिसफिनोल की कोटिंग कर देते हैं। बिसफिनोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, बिसफिनोल का। एक बार देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, बिसफिनोल का, राइट। तो बिसफिनोल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर भी होता है CH3 और यहाँ पर होता है CH3, इसको हम कहते हैं बिसफिनोल। ये भी यूज़ किया जाता है। तो कौन सा बच गया, सी। फिनोल की कोटिंग नहीं करते हैं, इसकी कोटिंग नहीं करते हैं, तो ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, Venarkal method is used in the purification of zinc, Au, Ag and Ti। तो Venarkal मेथड को एक तो प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जब हम पूरा मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, मेटलर्जी कर लेते हैं, तो जो मेटल आई वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, वो रॉ मेटल होती है। उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसकी रिफाइनिंग करने के लिए कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से एक Venarkal मेथड है। तो यहाँ हमें बताना है कि Venarkal मेथड कौन सी मेटल के प्योरीफिकेशन में यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है Venarkal मेथड टाइटेनियम और जिरकॉनियम के लिए यूज़ होता है, टाइटेनियम और जिरकॉनियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी टाइटेनियम। जिरकॉनियम यहाँ नहीं दिया, ये जिंक है, जिरकॉनियम नहीं है। Venarkal मेथड टाइटेनियम और जिरकॉनियम के लिए प्योरीफिकेशन में यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है, जो भी मेटल है, जैसे मान लो टाइटेनियम ही है, अब ये क्या है, ये इम्प्योर मेटल है, रॉ मेटल मिली, अभी भी इसमें इम्प्योरिटी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इम्प्योर मेटल होती है इसको I2 के साथ हीट करते हैं। तो इसको I2 के साथ हीट करते हैं और टेम्परेचर कुछ होता है 523 केल्विन पर। तो ये बना लेता है TiO4। ये एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है, फिर इसे हीट करते हैं 1700 केल्विन टेम्परेचर पर
और जब इसे 1700 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो हमें मिलता है Ti, और जो इम्प्योरिटीज़ और I2 हैं वो वेपराइज होकर बाहर निकल जाती हैं, तो ये जो हमें Ti है ये प्योर मिल जाता है, राइट। इस तरीके से हम प्योरिफिकेशन करते हैं। सेम जिरकॉनियम का होता है, उसमें भी हम उसे I2 के साथ हीट करते हैं और इस तरीके से फिर एक वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। वो वोलेटाइल कंपाउंड फिर दोबारा उसे हीट करेंगे, जब उसे हीट करेंगे तो उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी वेपराइज हो जाएंगी और हमें हमारा मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। सिमिलर ऐसा ही एक और आपको याद रखना है Ni। निकल के लिए भी हम ऐसा ही सेम मेथड यूज़ करते हैं और उस मेथड को हम कहते हैं मॉन्स प्रोसेस। यानी निकल के प्योरिफिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? मॉन्स प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं, जो निकल होता है उसको हम कार्बोनाइल के साथ हीट करते हैं, यानी CO के साथ हीट करते हैं। देखो आप बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसे हीट करते हैं तो आपको याद रखना है इसका टेम्परेचर कुछ होता है 330 से लेकर 350 केल्विन पर, और जब हम इसको हीट करते हैं तो एक वोलेटाइल कंपाउंड बना लेता है और वोलेटाइल कंपाउंड कुछ इस तरीके का होता है CO4, राइट। ये वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। तो इसमें क्या होता है, जो निकल है वो यहाँ पर कैसा है? इम्प्योर। उसको हमने किसके साथ हीट किया? कार्बोनाइल के साथ। अब ये जो वोलेटाइल कंपाउंड है इसको फर्दर हम हीट करते हैं 450 से 470 केल्विन के अप्रॉक्स, तो यहाँ से हमें निकल मिलता है और वो हमें कौन सी फॉर्म में मिलता है? वो हमें मिलता है प्योर, और यहाँ से CO एलिमिनेट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, राइट। सारी इम्प्योरिटीज़ और जो ये CO वेपोराइज मिल जाता है और हमें प्योर मिल जाता है मेथड। तो आपको याद रखना है वेनार्कल मेथड टाइटेनियम और जिरकॉनियम के लिए हीट करते हैं उसे आयोडीन के साथ। मॉन्स प्रोसेस यूज होता है निकल के लिए और उसे हीट करते हैं कार्बोनाइल के साथ। क्लियर? चलो नेक्स्ट। Alkaline medium inhibits the rusting of iron because option A, OH negative ions are produced, option B, non-availability of H positive ions which reduces oxidation of Fe to Fe2 positive ions, C, OH negative ions are not produced, D, rate of oxidation of iron is high। देखो जो आयरन है उसको रस्ट से बचाने के लिए, उसका कॉरोजन बचाने के लिए उसे अल्कलाइन मीडियम में भी डालते हैं, तो जो अल्कलाइन मीडियम है वो इनहिबिट कर देता है, यानी जंग लगने से बचाता है। तो उसका रीज़न क्या है? वहाँ पर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, अल्कलाइन मीडियम है तो OH नेगेटिव आयन तो प्रोड्यूस होंगे, पर इससे रस्टिंग से क्या लेना देना है? OH नेगेटिव आयंस और नॉट प्रोड्यूस, ये भी गलत है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है तो OH नेगेटिव आयन जरूर होंगे। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज हाई, ये होता तो फिर रस्टिंग हो ही जाती। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। अगर एल्कलाइन मीडियम है तो वहाँ पर H पॉजिटिव आयन अवेलेबल नहीं होंगे, जिससे Fe2 पॉजिटिव में रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। यानी जिससे Fe2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो उस प्रोसेस को रोक देते हैं क्योंकि वहाँ पर H पॉजिटिव आयन नहीं होंगे। तो जो एल्कलाइन मीडियम है वो इनहिबिट करता है रेस्टिंग ऑफ आयरन को। रीजन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस विच रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस। क्लियर? नेक्स्ट, Melasite is an ore of copper. Its composition is option A, CuCO3, option B, COH whole twice, option C, CuCO3 dot COH whole twice, option D, CuCl2 and CuCO3। तो जो मेलासाइट है वो ओर होता है कॉपर का, ये तो आपको याद रखना है। मेलासाइट किसका ओर है? मेलासाइट है कॉपर का ओर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CuCO3 डॉट CuOH whole twice। ये फॉर्मूला होता है किसका? मेलासाइट का। क्लियर? नेक्स्ट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, CuCO3 डॉट COH whole twice। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग। ऑप्शन ए, रिडक्शन ऑफ ओर टेक्स प्लेस, ऑप्शन बी, स्लैग इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी, मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन्ड एंड ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर टेक्स प्लेस। यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि यहाँ इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, और किसके रिगार्डिंग? स्मेल्टिंग के रिगार्डिंग। यानी आपको बताना है कि स्मेल्टिंग के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो सबसे पहले स्मेल्टिंग अभी आया भी था। स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं? जो भी मेटल है उसको रिड्यूस करते हैं, यानी ये रिडक्शन ऑफ मेटल कराता है। इसमें हमारा जो भी ओर है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, यानी हमारी जो मेटल है उसका जो ऑक्साइड ओर आया है उसका रिडक्शन होता है स्मेल्टिंग में, और इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं कार्बन। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? कार्बन। जैसे जिंक, Zn को अगर हम कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से हमें Zn मिलेगा, यानी हमें मेटल मिल गई, और साथ में CO एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में रिडक्शन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। पहला लिखा है रिडक्शन ऑफ ओर टेक प्लेस, ये करेक्ट है। स्लैग इज फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट है। मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन्ड, ये भी करेक्ट है। यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर टेक्स प्लेस, ये गलत है
क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ आपको याद रखना है रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट। लीचिंग मैथड इज सुटेबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ओर। देखो लीचिंग अभी आया भी था ना, लीचिंग मैथड किसके लिए यूज किया जाता है ये यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो लीचिंग मैथड है वो कौन से ओर के लिए सुटेबल होता है। अब यहाँ पर बोला है सिनेबार, कैलामाइन, अर्जेंटाइट और कैसेटेराइट। देखो सिनेबार जो है उसका फॉर्मूला होता है HGS, कैलामाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3, अर्जेंटाइट का फॉर्मूला होता है Ag2S और कैसेटेराइट का फॉर्मूला होता है SnO2, ठीक है। देखो आज ही हमने एक क्वेश्चन कहीं पर आया था लीचिंग वाला, उसको एक बार देखते हैं। कहाँ गया? यह था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लीचिंग मेथड है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर के लिए यूज़ किया जाता है और साथ में गोल्ड और सिल्वर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। अब हम अगर अपना क्वेश्चन देखें तो उसमें यही पूछा है। तो यहाँ देखो किसके लिए, एक तो लीचिंग है, लीचिंग में आपको सीधा सा याद रखना है एल्यूमिनियम के बॉक्साइट ओर के लिए, यानी एक तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, बॉक्साइट ओर के लिए यानी एल्यूमिनियम के लिए, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो पहला वाला मरकरी का ओर है यानी HGS, इसके लिए यूज़ नहीं होता है। फिर ZnCO3 इसके लिए भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ अर्जेंटाइट यानी Ag2S दिया है और यहाँ देखो Ag आ रहा है, इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, C Ag2S। कैसेटेराइट में SN दिया है, इसके लिए भी यूज़ नहीं होता है, एसेंटीन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, C Ag2S। क्लियर? चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, यहाँ पर फिर से हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, राइट। तो हमें यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें बोला है जिरकॉनियम एंड टाइटेनियम आर प्योरिफाइड बाय वैन आर्कल मेथड, ये करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया था, मैंने ये कंप्लीट करवाया था कि टाइटेनियम और जिरकॉनियम के प्योरिफिकेशन के लिए हम वैन आर्कल मेथड यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा करेक्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद यहाँ लिखा है सिलिका इज यूज एज फ्लक्स इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन, ये गलत है। इसका जो ऑप्शन ये गलत है, यही गलत है। इसको अभी देखो कवर करेंगे तो यहाँ से जो करेक्ट स्टेटमेंट होता है वो बी होता है, बी इनकरेक्ट है। इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस द प्योरिफिकेशन ऑफ ओर प्रेसिपिटेट फ्लोट ऑन वाटर एज सरफेस इज वेटेड बाय पाइन ऑयल, ये भी करेक्ट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है जिसमें वेटिंग प्रॉपर्टी हम बढ़ाते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी ओर है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, वो ऑयल से अटैच हो जाता है, इस तरीके से हम उसे अलग कर लेते हैं। जोन रिफाइनिंग मेथड में मोल्टन जोन कंटेन मोर इम्प्योरिटीज देन ओरिजिनल मेटल, तो जो मोल्टन जोन होता है उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं ओरिजिनल मेटल से, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट सिर्फ बी है। एक बार बी वाला देखना है आपको। देखो जब हम आयरन की मेटलर्जी करते हैं तो उसमें जो सिलिका होता है यानी SiO2, ये क्या होता है, सिलिका, ये इम्प्योरिटी होती है, ये फ्लक्स नहीं होता है, ये मेन इम्प्योरिटी होती है आयरन की मेटलर्जी में। तो जब हम आयरन की मेटलर्जी करते हैं तो वो क्या होती है, सिलिका मेन इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कुछ ऐसी इम्प्योरिटी होती हैं जो नॉन वोलेटाइल होती हैं और SiO2 नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी ही होती है। इसको अलग करने के लिए हम इसके अंदर कुछ फ्यूजिबल मेटल डालते हैं, जैसे CaCO3 डालते हैं। इस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए इसके अंदर कुछ मटेरियल डाला जाता है जो फ्यूजिबल होता है, ताकि वो इसको फ्यूजिबल बना दे, यानी इसको मोल्टन स्टेट में ले आए इम्प्योरिटी को और हम इसको इम्प्योरिटी को अलग कर सके, वोलेटाइल बना दे। अब ये जो इम्प्योरिटी है, ये वाली जो है, ये एसिडिक होती है। तो जो सब्सटेंस इस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए डाला जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक होती है तो जो फ्लक्स यूज़ होता है वो बेसिक होता है। अगर इम्प्योरिटी बेसिक होती है तो एसिडिक फ्लक्स डाला जाता है। अब जैसे ही SiO2 के अंदर CaCO3 डालेंगे तो ये इससे कंबाइन होकर CaSiO3 बना लेगा, और ये जो CaSiO3 बनता है, ये सिलिकेट बनता है, इसे स्लैग बोलते हैं। ये मोल्टन फॉर्म में जो हमारी मेटल है उसके ऊपर तैरने लग जाता है तो उसको आराम से एलिमिनेट कर लेते हैं और इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो सिलिका होता है वो फ्लक्स नहीं होता है, सिलिका तो इम्प्योरिटी होती है, वो भी एसिडिक इम्प्योरिटी। इसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो CaCO3 या फिर CaO भी यूज़ किया जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखे चलनी है, ठीक है। उसके अलावा एक और याद रखना है कॉपर। जो कॉपर की मेटलर्जी होती है, कॉपर की मेटलर्जी में FeO मेन इम्प्योरिटी होती है, यानी FeO उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, और ये जो इम्प्योरिटी होती है FeO के अंदर ये बेसिक होती है। यानी कैसे नेचर की होती है, बेसिक।
अब अगर ये बेसिक है तो जो फ्लक्स हम यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, एसिडिक। तो इसके अंदर हम SiO2 फ्लक्स यूज़ करते हैं, ये हम इसके अंदर एसिडिक फ्लक्स यूज़ करते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है भाई, सिलिका जो है वो आयरन की मेटलर्जी में फ्लक्स का काम नहीं करता, वो काम करता है कॉपर की मेटलर्जी में फ्लक्स का काम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा FeSiO3, यानी ये दोनों रिएक्शन करके FeSiO3 बना लेते हैं। ये स्लैग बनता है जो मेटल के ऊपर फ्लॉट करने लगता है और उसको आराम से एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिलिका आयरन की मेटलर्जी में नहीं, कॉपर की मेटलर्जी में फ्लक्स का काम करता है। आयरन की मेटलर्जी में फ्लक्स का काम कैल्शियम का कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड करता है, राइट। चलो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन। तो कोरोजन ऑफ आयरन में कौन सी है जो किसका काम करती है भाई, एनोड का काम करती है। कौन सी रिएक्शन, या कुछ रिएक्शन दे रखी है तो देखो एनोड पे मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बस इतना पता करना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है। अगर आपको पता है कहाँ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको पता करना है तो बस इतना पता करना है, देखो ये है A मान लो रिएक्टेंट और B, तो ये हमारी राइट हैंड साइड होती है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो राइट हैंड साइड पर दे रखा है, इस साइड पर दे रखा है, तो ये ऑक्सीडेशन होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से लूज हुआ है। और अगर यही हमें लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन दिया होता है, यहाँ बन रहा है B, तो ये हमारा रिडक्शन होता है, यानी ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये रिडक्शन और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है, रिडक्शन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं है, इसको हटाओ। यहाँ लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड साइड पर दिया, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड पर रिएक्शन है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, C, तो ये हो गया C। यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, ये भी क्या है, गलत, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, C। क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है, बाकी आगे के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और पसंद आए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।